नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें। परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद एक तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। चिट्ठी ने महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला के खत में ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली के आरोप के बाद आज दिन भर मुंबई से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा लगातार गर्माता रहा। शाम ढलते ढलते तमाम खबरें आई। जानकारी ये मिल रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई हैं। विद्या, और क्या जानकारी है? लगातार एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। विद्या, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? विद्या से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और बता दें आपको कि आज लगातार गहमा-गहमी का माहौल फिर से रहा है मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार एक के बाद एक तमाम मीटिंग्स चल रही हैं और आप बता दें कि दिन भर आज मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा रहा है। जानकारी ये है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है और जानकारी ये है कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है इस मीटिंग में। हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई है। विद्या, और क्या जानकारी है? देखिए, पूरी मीटिंग में क्योंकि ये जब से अनिल देशमुख जी पर पूरे सवाल उठ रहे थे, तब उसके बाद से ही अनिल देशमुख कहीं निकल नहीं रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो ये पहली मुलाकात थी जब पूरे मुद्दे, जब बीजेपी इस तरीके से आक्रामक तरीके से सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रही है, तो देशमुख और उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, 1 घंटे की इस मुलाकात के दौरान कई सारे सवाल जो मुख्यमंत्री के दिमाग में थे उन्होंने देशमुख से पूछे हैं। दरअसल एमबीए की जो कोर कमेटी है उसकी भी बैठक कांग्रेस ने उसकी मांग की है और साथ ही क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है काफी ज्यादा कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दे, इसको लेकर बीजेपी को आखिर कैसे जवाब दिया जाए, क्या इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सवाल ये है कि कैसे बीजेपी को जवाब दिया जाए और जिस तरह से लगातार अपनी ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है, उसी वजह से महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच मुंबई क्राइम ब्रांच में भारी फेरबदल की बात कही जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 28 पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं क्राइम ब्रांच के 16 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का भी तबादला किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुंबई क्राइम के 19 पीएसआई को थाने भेज दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवेश सिंह जुड़ गए हैं। दिवेश, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें एक साथ महाराष्ट्र में, मुंबई में घट रही हैं और यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश में। जी, आपको बता दें कि करीब 28 पुलिस इंस्पेक्टर्स, 17 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर्स और 20 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का तबादला मुंबई क्राइम ब्रांच से अन्य जगह पर किया गया है। मुंबई पुलिस के अंदर कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन भेजा गया है, कुछ लोगों को मुंबई पुलिस के अन्य यूनिट में भेजा गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें साइड पोस्टिंग में भी भेजा गया है। इसमें 2 खास नाम सामने आते हैं। एक है एपीआई रियाजुद्दीन काजी और दूसरा नाम है एपीआई प्रकाश भोवाल का। एपीआई रियाजुद्दीन काजी और प्रकाश भोवाल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में एपीआई सचिन वजे के साथ काम करते थे। उनकी पूछताछ एनआईए द्वारा बहुत बार हो चुकी है। 4 से 5 बार उनसे एनआईए पूछताछ कर चुकी है और वो शक के घेरे में है, अंडर स्कैनर है एनआईए के एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में। और इसी वजह से रियाजुद्दीन काजी को लोकल आर्म्स यूनिट जो कि एक साइड पोस्टिंग समझी जाती है, वहां पर उन्हें ट्रांसफर किया गया है, जबकि एपीआई प्रकाश भोवाल को मलबार हिल पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच से हटाकर ट्रांसफर किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दिव्येश आपका। 100 करोड़ की वसूली के आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सेल के आरोप में घिर गई है। बीजेपी ने आज आईपीएस रश्मि शुक्ला की एक सीक्रेट रिपोर्ट का हवाला दिया। बीजेपी का दावा यह है कि रश्मि शुक्ला की गोपनीय रिपोर्ट में अनिल देशमुख के राज हैं। रश्मि शुक्ला का जिक्र पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में किया है।
जो भी एविडेंस थे एसिडी बंद कर लेना यार। उसको मैंने सील्ड एनवलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग मोबाइल नीचे करिए। ये भी मैंने उनको दी है। देवेंद्र फडणवीस वो सीक्रेट डेटा और डॉक्यूमेंट लेकर दिल्ली पहुंच गए जिसमें महाराष्ट्र की उस सियासत के नए राज होने के दावे हैं, जिस सियासत की सांसें महावसूली के आरोपों पर पहले से अटकी है। इस नए खुलासे में दावे ये हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा रैकेट चल रहा है। पैसे लेकर अफसरों की मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलालों का नेटवर्क एक्टिव है और दलालों के इस नेटवर्क का राजनीतिक कनेक्शन भी है। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलालों के इस नेटवर्क को महाराष्ट्र की पूर्व कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने पकड़ा था और एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी। इस सीक्रेट रिपोर्ट के कई हिस्से अब लीक हुए हैं। इसमें उन दलालों के नाम और नंबर भी हैं जिनके जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। इसमें उन पुलिस वालों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इन दलालों से संपर्क किया था और इनमें से कई ने मनचाही पोस्टिंग की जगह भी बताई थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों के ये नाम कैसे पता चले, कैसे दलालों का पता चला, ये सीक्रेट रिपोर्ट कैसे तैयार हुई, ये भी समझने की जरूरत है। शक के आधार पर पहले कुछ लोगों की पहचान की गई, फिर उनके फोन कॉल इंटरसेप्ट हुए। कॉल रिकॉर्डिंग में दलालों ने दावे किए कि कौन से अधिकारी का ट्रांसफर कहां करवाया है और इसके बदले में कितनी रकम ली है। दावा यह है कि ये दलाल बड़े नेताओं के भी संपर्क में थे और बड़ी रकम लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे थे। इस रैकेट पर जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने पिछले साल 25 अगस्त को ये रिपोर्ट तत्कालीन डीजीपी एस.के. जायसवाल को भेजी थी। फिर 26 अगस्त को डीजीपी एस.के. जायसवाल ने ये रिपोर्ट तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को फॉरवर्ड की थी। देवेंद्र फडणवीस का दावा यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट पर यह रिपोर्ट सीएम तक भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई उसी पर हो गई जिसने रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। बीजेपी इसी पर सीधे से सवाल पूछ रही है कि अगर सीएम की जानकारी में इतना गंभीर मामला आया था तो ये बताना चाहिए था कि क्या एक्शन लिया गया। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। सीधे कोई भी निर्णय गृह मंत्री नहीं लेते, ये सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से पत्र में सारी चीजें कही गई उस तरह से किसी भी प्रकार के तबादले नहीं हुए। अगर पैसा खाया है किसी ने तबादले में तो क्या उस समय के डीजी जायसवाल जी ने पैसा लिया था? क्या एसीएस होम ने पैसा लिया था? हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पलटवार किया है कि बीजेपी के दावे गलत हैं। सीक्रेट रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उनमें ज्यादातर की मनचाही पोस्टिंग हुई ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने उल्टे आरोप लगाए हैं
कि जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही थी और बिना परमिशन के फोन टैप कर रही थी। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार के लिए सिर्फ एक मुसीबत नहीं है, वो अनिल देशमुख पर जितनी सफाई दे रही है उतना ही ज्यादा घिरती जा रही है। शरद पवार कल अनिल देशमुख के बचाव में सबूत दे रहे थे, अस्पताल के कागज दिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि देशमुख तो 15 फरवरी तक नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद होम क्वारंटीन हो गए। सचिन वाजे से वो कैसे मिल सकते हैं? इसीलिए परमवीर सिंह के आरोप गलत हैं और इसीलिए देशमुख के इस्तीफे की बात दमदार नहीं है। लेकिन अनिल देशमुख होम क्वारंटीन वाली बात में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। An advice from 15 February to 27 February for house quarantine. अनिल देशमुख फरवरी में कहां थे? नागपुर में थे या मुंबई में? शरद पवार ने बचाव में सबूत दिखाए थे, लेकिन इस पर सवाल फिर उठ गए जब ये पता चला कि 15 फरवरी को देशमुख नागपुर से मुंबई एक चार्टर्ड प्लेन में आए थे। कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे और जो ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए हैं उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटीन थे। कल तक यही पता था कि कोरोना होने की वजह से अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में थे और 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे। अब ये होम क्वारंटीन नागपुर में था या मुंबई में, ये कल तक साफ नहीं था, लेकिन 15 फरवरी को नागपुर से मुंबई आने की बात पता चलने पर अनिल देशमुख की भी सफाई आई कि ये बात सही है कि वो मुंबई में ही होम क्वारंटीन में थे। त्यामुळे मी फार व्यथित झालेलो आहे। आपल्याला माहित आहे की कोरोनाच्या संपूर्ण 1 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आमच्या पोलिसांचं मनोबल वाढवण्यासाठी मी संपूर्ण महाराष्ट्र विभाजन काढला आणि पोलिसांचे मनोबल वाढवले। नागपूरला 5 फेब्रुवारीला कोरोना बाधित झालो। अनिल देशमुख का बचाव उनकी पार्टी इसी बात से कर रही थी कि जब वो अस्पताल और होम क्वारंटीन में थे तो उस सचिन वाजे से कैसे मिल सकते थे। जिस सचिन वाजे को लेकर परमवीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया कि मिड फरवरी के आसपास सचिन वाजे से मिलकर अनिल देशमुख ने मुंबई के बार रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूलने का टारगेट किया था, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाए कि ये कैसा होम क्वारंटीन था, क्योंकि देशमुख नागपुर से मुंबई सफर कर रहे थे, गेस्ट हाउस जा रहे थे, अफसरों से मिल रहे थे। बीजेपी ने देशमुख का कैलेंडर निकाल लिया। अनिल देशमुख जी इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है। अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। अनिल देशमुख के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। जितना शरद पवार उनका बचाव कर रहे हैं, बीजेपी उतने ही तीखे हमले कर रही है। हर हाल में देशमुख की कुर्सी खींचने में जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में होली इस बार भी पिछली बार की ही तरह कोरोना के साए में मनेगी। बीएमसी ने सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में दूसरे बड़े शहरों का भी बुरा हाल है। सरकार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है।
देश भर में एक्टिव मामलों में से 62% मामले महाराष्ट्र से हैं। पिछले 24 घंटे में 28 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 132 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। मुंबई में एक्टिव केस बढ़ते बढ़ते 27,672 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएमसी ने सार्वजनिक और निजी जगहों पर होलिका दहन और रंगपंचमी मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 3500 से ऊपर केस आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के साथ पुणे और नागपुर में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें नागपुर का मामला सबसे गंभीर है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। नागपुर में सोमवार को कोरोना से 40 लोगों और मंगलवार को 33 लोगों ने दम तोड़ा। अब तो यहाँ लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है। पाबंदी सिर्फ इतनी है कि दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। पर इससे फायदा क्या, जब लोग अब भी बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। 1 मार्च से अब तक नागपुर में कोरोना से 362 लोगों की मौत हो चुकी है। मॉर्टेलिटी जो हुई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि उनका एज ज़्यादा है और एज ज़्यादा उसके साथ साथ उनको कुछ और दूसरी बीमारियाँ जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा, किडनी की बीमारी, ऐसे बीमारी जिनको है वही मृत्यु होने का एक मेन रीज़न है। दूसरा कुछ 40 से 50 एज में भी लोग हैं लेकिन उनको सीवियर निमोनिया है और साथ ही में कुछ लोगों को कोमॉर्बिडिटी अदर बीमारियां हैं और वो उनका कॉलेज में या अस्पताल में लेट आना ये एक कारण है। महाराष्ट्र के परभणी में अगले 1 हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के पास कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर कोई भीड़ नहीं होगी। सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल सभी सभाएं हमने बैन की है। ऑफिसेस 50% पे लाए, थिएटर्स, रेस्टोरेंट सब 50% से पे लाए। तो इसका अमल हम बहुत स्ट्रिक्टली करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, वैक्सीनेशन का ड्राइव हम बहुत बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं क्योंकि उससे हम न्यूट्रल एंटीबॉडी जो तैयार करेंगे उससे भी काफ़ी सिक्योर हमारे जो हमारा ख़ास तौर पर वल्नरेबल ग्रुप है 1,77 लाख 12% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, उसको हम बहुत रोजाना 3 लाख के ऊपर हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल केस में से 2.5 लाख केस सिर्फ पिछले 12 दिनों में आए हैं, जबकि उससे पहले 2.5 लाख केस होने में 48 दिन लगे थे। नागपुर से योगेश पांडे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।